नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैंने और मेरे साथियों ने ये डिसाइड कर रखा कि हर बुधवार को हम संविधान के किसी एक विषय पर चर्चा करेंगे और उसी क्रम में आज संविधान की जो यात्रा के 75 वर्ष हुए हैं, इस यात्रा के दौरान जो न्याय का मामला है, जो प्रेमबल में दिया गया, सबसे अधिक महत्व न्याय को दिया गया और 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो आज आर्थिक न्याय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट अरुण माझी साहब हैं। साथियों, आर्थिक न्याय वैसे तो अगर देखा जाए तो सामाजिक न्याय ही मेन है। आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सब उसी के एक हिस्सा है, लेकिन आर्थिक न्याय के बगैर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उस पर भी अलग से विचार होना चाहिए और इसलिए उसको सामाजिक न्याय से अलग उसको स्थान संविधान में दिया गया है। मतलब न्याय के जो 3 प्रकार बताए गए हैं, उसमें एक स्थान सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय को भी दिया गया है। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि समाज में जो संपदा है, संपत्ति है, उसका वितरण सही ढंग से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक के पास, कुछ लोगों के पास तो बहुत संपत्ति हो और दूसरे लोग इस तरीके के हों कि उनको जो है दिन में ठीक से खाना भी ना मिलता हो। जैसे कि भारत में है कि आज भी 45% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। कुपोषण का शिकार वो व्यक्ति होता है जिसको कि भरपेट खाना नहीं मिलता। खाना मिलता है मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वो उस खाने में वो कैलोरी नहीं होती, वो पौष्टिकता नहीं होती है जिससे कि वो स्वस्थ जीवन जी सके। तो इस तरीके के 45% जनसंख्या कहलाती है। और वहीं आप देखिए कि देश की जो 1% जनसंख्या है, उसके पास जो है 40% संपत्ति है इस देश की। तो इस तरीका की जो संपत्ति का वितरण है वो गलत है और जो असमानता है वो बढ़ती जा रही है। और तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने जब न्याय की बात करी तो उसमें जो है सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय को भी बहुत प्रमुखता दी। और उन्होंने कहा कि जब तक हम आर्थिक न्याय नहीं हम समाज को दे देंगे, तब तक हम हमारा जो न्याय का सिद्धांत है, न्याय का लक्ष्य है संविधान में दिया, वो पूरा नहीं होता है। तो इसलिए आर्थिक न्याय होना बहुत जरूरी है। लोगों के बीच जो संपत्ति का वितरण है वो बराबर होना चाहिए। बराबर का मतलब ये नहीं कि जो निठल्ले है, कामचोर है, उनको भी उतना ही संपत्ति मिल जाए जितनी की जो बहुत ही मेहनती करने वाले को। लेकिन कम से कम इतना तो हो कि एक व्यक्ति अय्यासी की जिंदगी जी रहा हो और समाज में वही कुछ ऐसे लोग हों जो दिन भर मेहनत करें, लेकिन उनको ना तो रहने के लिए अच्छा घर हो, ना ही पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े हो, ना ही खाने के लिए उचित भोजन हो। तो ये सारी समस्याएं जो है, इनको देखकर ही बाबा साहब ने आर्थिक न्याय पर बहुत अधिक महत्व दिया था। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता माझी साहब। तो वो ये संविधान के हिसाब से, जो संविधान में जो कानूनी पहलू है आर्थिक न्याय के, और आर्थिक न्याय में क्या हम कितना हम पा पाए और कहां पर हम पीछे रह गए, उस संदर्भ में बताएंगे। और अरुण माझी साहब ऑलरेडी सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं और वामपंथी विचारधारा की और इनका झुकाव और अम्बेडकरवादी भी, दोनों चीज है, दोनों को मिल लेके ही चलते हैं। तो माझी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने इस टॉपिक पर विचार अपने रखें विस्तार से। साथियों, सबको नमस्कार। भारत की संविधान जो न्याय के आधारित है, न्याय तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय सबसे बड़ा मुद्दा भी है यही, जो देश को विकास के लिए और देश का जो आम जनता जो इतना दिन ब्रिटिश राज के समय, उसको पहले भी जो राजा राजड़ास मुगल साम्राज्यों का सब अंतर्गत थे, उसी समय से ही
आदमी के पास जो कठिया साहब बताया, जो भूखे मरना और आर्थिक कारण से उसका कोई शिक्षा, उसका सब कुछ जो जरूरी है एक मानव के लिए, वो भी मिलता नहीं था। इसी कारण से आर्थिक न्याय हमारी संविधान में रखा है, और इसी कारण से जो पहले बाबा साहेब, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कारण है। जब संविधान सभा का प्रेसिडेंट बाबा साहेब घोषित हुआ नहीं, उसको पहले बाबा साहेब सोचा था जो भारत में एक संविधान तैयार होंगे स्वाधीन भारत के लिए, वो स्वाधीन भारत का संविधान में कैसे रूप होना चाहिए, इसी कारण से एक किताब भी लिखा था, उसको नाम है स्टेट एंड माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के बारे में बोलने के लिए वो समाज में दलित, पिछड़ा ये आदमी को ही सोचा था, कारण ये सबसे वंचित, मार्जिनलाइज्ड जो प्रांतिक आदमी होते हैं। इसी कारण से संविधान का स्वरूप क्या होगा, बाबा साहेब बताया, जो एक सोशलिस्टिक पैटर्न का जो समाज, सामाजिक समाजवादी एक समाज को तैयार करना है। ये समाजवादी समाज को तैयार करने के साथ साथ समाज के जो सारी जो हमारा जमीन, सारी जंगल और प्राकृतिक आधार, ये राष्ट्रों के हाथ में रहेगा। आज जो भारत राष्ट्र इसी के हाथ में रहने का सपना देखा था बाबा साहेब, तो इसी का इसका तो सपना संविधान के मार्फत कैसे लागू होगा। धीरे धीरे देश आगे बढ़े, और पहले देश में एक मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब व्यक्तिगत पूंजी के साथ साथ राष्ट्रों अपना बड़े बड़े उद्योग को शामिल किया। बड़े बड़े उद्योग को शामिल करने के कारण क्या है, सारी उद्योग पूंजीपति के हाथ में चला जाएगा, वो नियंत्रण करेंगे समाज को, राष्ट्र को नियंत्रण करेंगे। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब सब मिलके जो 5 ईयर प्लान, जो योजना बनाया था, वो योजना में पहले जो स्टील प्लांट बनाया, और बिजली को उत्पादन करने के लिए बहुत डैम भी बनाया, और किसी क्षेत्रों में जैसे किसान को खेती करने का पानी मिले, ये सब बहुत प्रोग्राम लिया था। फिर भी बाद में जो लैंड रिफॉर्म का भी सवाल आए थे, भूमि सुधार, हर जगह में भूमि जैसे एक सीमा तक व्यक्तिगत रूप से रहेगा, बाकी भूमि जो जिसके पास भूमि नहीं है, रहने का जगह नहीं है, खेती करने का जगह नहीं है, जो खेतियार मजदूर होते हैं उसके पास जैसे जमीन जाएगा, जो जोतदार जमींदार का जमीन वो खेती में काम करते हैं उसी में कुछ मिलता नहीं। इसी के लैंड रिफॉर्म का भी उद्योग समाज में लिया था, उसी समय स्टेट लिया था। इसके बावजूद भी एक कोऑपरेटिव सिस्टम को लागू करने के लिए, जैसे संविधान का एक पार्ट है कोऑपरेटिव सिस्टम, कोऑपरेटिव सिस्टम से कैसे डेवलप किया जाए देश को, बड़े बड़े जैसे कोऑपरेटिव सिस्टम में चाय का बागान, गन्ने का खेत, और किसानों का जमीन को कैसे जमीन के फसल के लिए एग्रीकल्चर जो कोऑपरेटिव होता है, और लेबर के लिए, मजदूर के लिए भी कोऑपरेटिव, बहुत तरीका कोऑपरेटिव का उद्योग भी लिया था। कोऑपरेटिव बैंक भी गठित हुआ है। धीरे धीरे इसके कारण से भी 70 दशक में बैंक को भी नेशनलाइज किया था मिसेस इंदिरा गांधी, और जो जमींदारी जो प्रथा उसको भी विलोप किया था। बहुत काम आगे बढ़े हैं देश में। इसका मूल कारण क्या है,
आर्थिक न्याय के कारण से, जैसे आर्थिक न्याय सबके पास पहुंच जाए, अपना ही उद्योग शामिल हो सकते हैं, और एक कोऑपरेटिव सिस्टम में भी खेतियार मजदूर भी हो, खेती करने का आदमी हो, सबका प्रतिनिधित्व रहे। ये दृष्टिकोण से ही देश आगे बढ़ रहा था। और फिर हम लोग देख रहे हैं जो 1984 साल के बाद देश में, सारा दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन से कारण से धीरे धीरे जो संपत्ति, जो सरकारी उद्योग में, जो राष्ट्र उद्योग में बड़े बड़े जो उद्योग देश में आगे बढ़े, जैसे भिलाई स्टील प्लांट, कोयला खदान, ये सब, टेलीकॉम उद्योग, सारी उद्योग, ये उद्योग सरकार में हाथ में थे। और 84 साल के बाद उदारीकरण समय से धीरे धीरे ये उद्योग को खत्म करना शुरू हुआ है। ये दृष्टिकोण से शुरू हुआ है। प्राइवेट उद्योग के ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था उसी समय। फिर भी अभी देख रहे हैं जो एकदम बिल्कुल मनमोहन सिंह के समय से ही जो पब्लिक का, जो जनता का जो उद्योग को धीरे धीरे विनियोग कम हुआ था, और जो सिक इंडस्ट्री होते हैं वो सिक इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करके उसको भी पूंजीपति को हाथ में छोड़ दिया। और इसी फसल अभी है 2014 में जो भाजपा गवर्नमेंट आए हैं, सारी उद्योग को बेसरकारीकरण कर दिया। और जैसे मान लीजिए हजारों करोड़ का जो उद्योग होता है, हजारों करोड़ का जो रुपया का जो उद्योग होता है, उसको पूंजीपति के हाथ में 100 करोड़ का रुपया से उसको बेच दिया। ये एक धारा, जैसे संविधान लागू होने के साथ साथ जो उद्योग लिया था, उसके बावजूद भी बहुत कुछ कानून किया था। मिनिमम वेजेस, जैसे मजदूर को न्यूनतम मजूरी मिले। हर राज्यों में अपना अपना न्यूनतम मजूरी का जो सवाल आए थे, जैसे कोई आदमी भूखे ना मरे, और 100 दिन का काम जैसे गांव में होना चाहिए। ये सब स्कीम को धीरे धीरे खत्म हो गया। आर्थिक न्याय को खत्म करके आज एक देश में एक नया संकट पैदा हो गया। ये संकट कैसे इतना बेहतरीन से पैदा हो गया? आज मजदूर के सामने कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो बोलते सोशल सिक्योरिटी, कोई बोलते जो भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी बोलता है जो मैं मोदी गारंटी। अरे संविधान ही गारंटी देते हैं तुमको, आप कौन है भाई? है प्रधानमंत्री कैसे अकेला गारंटी देते? संविधान ही गारंटी था। जो संविधान गारंटी दिया था आर्थिक उद्योग से, और छोटे छोटे कानून बना के एक सबको खत्म करके आज जो हमारा सामने खड़ा कर दिया, धीरे धीरे कुछ पूंजीपति सारा देश को, उद्योग को खत्म कर रहे हैं। अपना सारी उद्योग सरकार उसके पास छोड़ दिया, और वो बैंक से लोन लेके लाखों लाखों रुपया लोन ले रहा है, और वो लोन को मुकूब कर रहा नहीं, और लोन को मुकूब कर दिया वो सरकार, बैंक मुकूब कर रहे हैं, और ये जनता की पैसा है। आज पूरा से पूरा जो उलट एक यात्रा शुरू हो गया देश में। ये यात्रा कितना दूर जाएगा हम लोग देख रहे हैं। अभी आर्थिक न्याय के कारण से, जिसको बोलते हैं जो सोशल वेलफेयर का भी एक कारण है, 5 किलो अनाज घर में दे रहा है, आदमी के पास कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, और कोई प्रोडक्शन का कोई उद्योग भी ले रहा नहीं। आज इस नया संकट पैदा हो गया। खेती जो होता है, खेती के भी बड़े बड़े कारपोरेट के हाथ में जमीन को छोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
और छोटे छोटे किसान का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो भी मिल रहा नहीं, और छोटे छोटे खेती उद्योग में कोई भी उसका जो श्रम, उसका फर्टिलाइजर, उसका सारी कुछ खर्चा करने के बाद भी खर्चा भी वापस आ रहा नहीं। एक गंभीर संकट में आज हम लोग चल रहे हैं, देश चल रहे हैं। इससे कैसे हम लोग बचेंगे, ये आज एक बड़ा सवाल है। आज एक आर्थिक न्याय के कारण से देश में एक मध्यवित्त श्रेणी, मिडिल क्लास का भी, बहुत बड़ा मिडिल क्लास भी डेवलप हुआ था, वो मिडिल क्लास भी संकट में है। और जो मिडिल क्लास धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है। ये खत्म होने के कारण से क्या है, देश में जो आर्थिक न्याय खत्म होने के कारण से जनता के पास अभी कोई पैसा बचे नहीं उसको अपना बीमारी को इलाज कराने के लिए। स्कूल में पढ़ने के लिए भी गरीब लोग का कोई रास्ता नहीं है, सारी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये भी एक आर्थिक न्याय के खिलाफ है। सरकार का एक काम था आर्थिक न्याय के लिए, जो स्कूल कॉलेज में कंपलसरी एजुकेशन, उसमें कैसे बच्चा पढ़े, बच्चा को पढ़ाना है और उसको मिनिमम सपोर्ट भी देना चाहिए। आज क्या है, केवल मिड डे मील से लोग बच्चा, जो गांव का बच्चा, गरीब बच्चा, वो केवल मिड डे मील के कारण से स्कूल में जा रहा है, ड्रॉप आउट हो रहा है। आर्थिक सपोर्ट नहीं मिलने के कारण से स्कूल छोड़ रहा है। और बच्चा जो चाइल्ड लेबर एबोलिशन एक्ट देश में है, 14 साल के नीचे कोई बच्चा को कोई काम में लगाना एक बेगुनाह होता है। आज भी गांव का और भी शहर भी छोटे छोटे बच्चा वो पढ़ाई से ड्रॉप आउट हो रहा है और वो धीरे धीरे काम करने के लिए घूम रहा है, काम भी मिल रहा नहीं। ये भयंकर एक आर्थिक वैषम्य, भयंकर जो न्याय के खिलाफ जो काम कर रहा है अभी ये सरकार, ये संविधान का एक जो प्रस्तावना, जो सपना था संविधान में, आर्थिक न्याय का जो सपना है खत्म हो गया। और देश के जो 70% जो संपद होता है, जमीन, पैसा, जो भी संपद होते हैं, कुछ आदमी 1% से नीचे ये आदमी के पास चला गया। इतना भयंकर वैषम्य हो रहा है जो अगुवाई दिन से देश में, बेरोजगारी तो हो रहा है, आदमी को खाने का कैसे संभव, खाना पीना मिलने का संभव कैसे होगा, ये भी संकट पैदा हो रहा है। तो इसी विषय में भी मैं कठिया साहब को निवेदन करूंगा। जो कठिया साहब खुद इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जुड़े हुए थे, इसके डायरेक्टली देश का उद्योग, देश का आर्थिक जो व्यवस्था, इसके साथ ही सारा जीवन काम किया था। तो कठिया साहब, आप इसी के कारण से क्या क्या होना चाहिए और क्या होने जा रहा है, इसके बारे में कुछ आपको बोलना चाहिए। साथियों, जैसा कि मांझी साहब ने कहा, देखिए जब देश आजाद हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं को मालूम था कि देश में जो है पूंजी कुछ लोगों के पास है, अधिकांश हिस्सा जो है जिसकी जनसंख्या 80 से 85% है, वो गांव में रहती है और वो उनके पास पूंजी नहीं है। और उस गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है उसमें से भी अधिकांश हिस्सा खेतीहर मजदूर है, मतलब दूसरों के उनके पास या तो खेती है नहीं या खेती इतनी कम है कि जो ना के बराबर है, वो अक्सर दूसरों के खेत में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरीके की जनसंख्या के साथ अगर आर्थिक न्याय करना है तो उनको उस गरीबी से बाहर निकाल के लाना पड़ेगा। इसके लिए उनके लिए एक तो अच्छी शिक्षा का प्रबंध करना होगा, अच्छे स्वास्थ्य सेवा का प्रबंध करना होगा और उनके लिए रोजगार पैदा करने होंगे कि उनको एजुकेशन दीजिए, उनकी शिक्षा के अनुसार उनको उपयुक्त रोजगार दीजिए। तो इसीलिए शुरू में जितने भी उद्योग धंधे लगाए गए, तो
बड़े बड़े उद्योग वो पब्लिक सेक्टर में रखे गए, मतलब सरकारी नियंत्रण में रखे गए, और छोटे छोटे उद्योग थे वो पूंजीपतियों को दे दिए गए कि भाई आप इनको चलाइए। बड़े उद्योगों को जो, और खास तौर पे ऐसे जो कि देश की आधारभूत संरचना के लिए जो जिन उद्योगों की जरूरत थी उनको सरकारी क्षेत्र में रखा गया। वो ये सोच के रखा गया कि जिससे कि वहां पर मुनाफा कमाने के बजाय जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर को का जो है उद्देश्य ज्यादा ऊपर रहे। मतलब वरना तो क्या होगा कि जो पूंजीपति के पास उद्योग होता तो उसका तो मेन उद्देश्य होता ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। लेकिन अगर सरकार के नियंत्रण में होगा तो लाभ तो वो भी कमाएंगे, लेकिन एक लिमिट के अंदर कमाएंगे, क्योंकि वहां पर उद्देश्य होगा कि इन जो भी कुछ पैदा हो रहा है इन उद्योगों से उसका जन कल्याण में उनका उपयोग करना। तमाम तरह तरह के जैसे डैम बन रहे थे, इस तो उनके लिए बहुत सारे स्टील उद्योग लगाए गए, बहुत सारे, जिससे कि जिस तरह की आप भिलाई का देखिए, बहुत सारी जगहों पर इस तरह के उद्योग लगे हैं। उसमें एक क्या तमाम डैम भी बनाए गए। इन सब चीजों के लिए बहुत सारी चीजों के ऐसे उद्योगों की जरूरत थी कि जो सरकारी नियंत्रण में रहे। और दूसरे ये सरकारी नियंत्रण में रहने पर ये भी एक फायदा था कि वहां जो भी रोजगार उत्पन्न होंगे वहां तो उसमें आरक्षण देकर जो समाज का जो वंचित वर्ग है, जो देश की जनसंख्या का करीब 80 से 85% है, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा आरक्षण के द्वारा। तो वो जो है विकास की मुख्य धारा में उनको लाने में सरकार को सफलता मिलेगी। स्कूल कॉलेज खोले गए तो केवल उच्च शिक्षा जो थी उसमें उसको पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण में रखा गया। प्राइमरी लेवल पर अवश्य जो है दो तरह के स्कूल खुले, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर को भी दिया गया, उनके भी पब्लिक स्कूल खुले, लेकिन सरकारी स्कूलों की भी स्थिति बहुत अच्छी थी। आप देखिएगा कि बहुत सारे, आप अगर उस पीढ़ी को देखें, मैं खुद जो है सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं कोई पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, वहीं से पढ़कर मैंने बाद में IAS भी निकाला। इस तरह आप देखेंगे जो कि शुरू के 50 साल में तमाम ऐसे आपको जो मिलेंगे IAS IPS मिलेंगे, वो सब सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं। तो सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छी स्थिति में हमारे यहाँ थे। तो सरकारी स्कूल से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके युवक जो है उच्च शिक्षा में जाते थे और वहां पे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और उसके बाद जो उनको उसी हिसाब से रोजगार भी मिलता था। रोजगार भी आज की तुलना में उनके अवसर थोड़े ठीक ठाक मिलते थे। लेकिन अब देखिए जो उच्च शिक्षा थी, वहां भी जो टेक्निकल एजुकेशन थी वो धीमे धीमे पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर में चली गई। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की एकदम रेलम पेल लग गई कि, और उसमें इतनी ऊंची शिक्षा है, इतनी महंगी है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता, वो डॉक्टर इंजीनियर बना ही नहीं सकता। और जो नीचे की थी बेसिक शिक्षा थी वो वहां पर प्राइवेट से दोहरी शिक्षा प्रणाली पहले से थी, लेकिन जो सरकारी स्कूल थे उसको एकदम धीमे धीमे बर्बाद कर दिया गया। जो वहां तो हालत ये है कि अगर बच्चे जो वहां पढ़ने जाते हैं तो कोई भी मिडिल क्लास का भी, मध्यम वर्ग का भी परिवार है जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है तो अपने बच्चे को उन स्कूलों में भेजना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहां पर या तो छत नहीं होती है, छत होती है तो कब बारिश में पानी टपकने लगे इसका कुछ भरोसा नहीं था। मतलब बहुत ही खस्ता हाल में है। तो वहां तो बच्चे जाते हैं तो मिड डे मील के चक्कर में जाते हैं उन स्कूलों में कि जिससे कि वो जाएंगे तो कम से कम खाना मिल जाएगा। पढ़ने के लिए तो वहां पर बहुत ही कम जाते हैं या मजबूरी में जाते हैं, जिनके पास कुछ बच्चे पैसा नहीं है, जिनके घर वालों के पास, तो वही भेजता है। तो ना तो एक तो शिक्षा में स्थिति खराब हो गई, और जब शिक्षा खराब है और उच्च शिक्षा पहले ही महंगी कर दी गई, तो और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में जितने उद्योग धंधे थे उनका धीमे धीमे उनको जो है प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। आज अब रेलवे में देखिए करीब 250 से ज्यादा रूट हैं जहां पर प्राइवेट रेलवे गाड़ी चल रही है, वंदे भारत जैसी गाड़ियां चल रही हैं जो कि अडानी जैसे उद्योगपति की हैं। एयरपोर्ट सारे प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए हैं, मोस्टली अडानी को मिले हैं या अंबानी को मिले हैं। इस तरीके से आप देखिएगा जितनी भी बड़ी, यहाँ तक कि जो प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां भी थी उन तक को जो है प्राइवेट सेक्टर को, पूंजीपतियों को दे दिया गया है। तो एक तरीके से जो उद्देश्य था
कि बड़े उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में रखा जाए और छोटे सेक्टर उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर में रखा जाए, वो जो हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अभी आप देखिए कि स्थिति इतनी खराब है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, वहां नौकरी है, पब्लिक सेक्टर में आपको नौकरी मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां तो उद्योग धंधे वैसे बंद हो गए, जो थोड़े बहुत बचे हैं तो वहां पर भी इतनी मारामारी होती है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वहां पे आरक्षण नहीं है, तो वहां और जो तो सामान्य कोटे में सबको कम्पीट करना पड़ेगा। तो जो गरीब बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हुए होंगे, और जो दूसरे बच्चे होंगे वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से पढ़ के आए होंगे, तो वो उनसे कम्पीट ही नहीं कर सकते, उनके साथ उनकी प्रतियोगिता ही एकदम से गलत है। तो ऐसे में रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो इस तरीके से इसलिए जो जो स्थिति है वो और भयानक होती जा रही है, भयंकर होती जा रही है। अभी आप देखिए कि एक रिपोर्ट है, एक एक रिपोर्ट है टाइम मैगजीन, जो वर्ल्ड की मानी हुई मैगजीन है टाइम मैगजीन, उसमें रिपोर्ट छपी है, जो नई स्टडी आई है। उसमें बताया गया कि जो वर्ल्ड असमानता है, जो वर्ल्ड इक्वालिटी लैब है, उसने पाया है कि जो भारत में जो इस समय जो खरबपति लोग हैं, उनकी जो इनकम है और जो आम आदमी, उसके बीच जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, वो इतनी खराब हो गई है कि जो ब्रिटिश टाइम में जो हैव और हैव नॉट के बीच में जो दूरी थी, उससे भी ज्यादा खराब हो गई, मतलब उससे ज्यादा बदतर हो गई है। मतलब अगर अमीर और गरीब के बीच की खाई की नजरिए से देखें तो वो स्थिति ब्रिटिश टाइम में यहाँ से ज्यादा बेहतर थी, जो आज जिस तरीके से खराब हो गई। इसीलिए 5 किलो अनाज में ही आदमी बिक जाता है अब अपना वोट देने के लिए, वरना कोई का जमीर इतना मर नहीं गया है तो 5 किलो अनाज में अपना जमीर बेच दे और जिसको मर्जी आए उसे वोट दे दे, जिस जहां से 5 किलो अनाज मिल रहा उसी को वोट दे दे। तो ये बताता है कि अगर इस देश की 80 से 90 करोड़ जनता जो है, जो कि सरकार खुद क्लेम करती है कि उनके दिए अनाज पे जीवन यापन करती है, तो इस देश की स्थिति कितनी खराब होगी। और टाइम मैगजीन कहती है कि ब्रिटिश टाइम से ज्यादा खराब स्थिति हो गई है भारत के आम आदमी की, गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है उसको देखते हुए। तो ये बहुत ही शर्मनाक है इस देश की, और खासतौर पर जो 75 साल से ज्यादा टाइम आजाद हुए हो गए, 77 साल से ज्यादा हो गया, और 75 साल देश के संविधान को लागू होने वाले अगली 26 जनवरी हो जाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बाकी हमारी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही शर्म की बात है। आर्थिक न्याय तो कहीं भी हमें मिल नहीं पाया है। इस समय यही टाइम मैगजीन ने बताया है कि जो इस समय टोटल जो बिलियनर है वो 271 है, और जिसमें कि 94 जो है 94 जो नए बिलियनर हैं, जो खरबपति हैं, वो खाली 2023 में ही जुड़े हैं। तो आप सोचिए कि एक तरफ तो हैव और हैव नॉट के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, और दूसरी ओर जो अमीर वर्ग है उसमें नए नए खरबपति हर साल बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें आप सोचिए 94 खरबपति तो केवल 2023 में तो में ही बढ़े हैं। तो ये सारी नई आर्थिक नीतियों की वजह से हुआ है। तो ये और ये इसीलिए कहते हैं जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आया, उसने देश की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया। जब आर्थिक स्थिति खराब होगी तो सामाजिक स्थिति कैसे सुधरेगी, और उसी का नतीजा जो है देश के आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आगे मैं मांझी साहब से कहूंगा कि अपनी और बात रखें। अभी जो स्थिति है, इस स्थिति से कैसे देश आगे बढ़ेगा, ये संभावना बहुत कम है। कारण जो उद्योग था, उद्योग सारा देश में खत्म हो गया, कोई इंडस्ट्री हो रहा नहीं देश में। और इधर से केवल जो देश के जो संपद होता है, खाद्यान्न का जो संपद होता है, जैसे अकोरिक लोहा, आयरन ओर, कोयला, मैंगानीज, ये सब खदान से उठा के बाहर में बेच रहा है। और ये सारी कंट्रैक्ट ये जो कॉरपोरेट के हाथ में चला गया, वो एक जैसे
जो एक देश स्वनिर्भर होने के लिए अपना जो खनिज उसको कैसे उपयोग होना चाहिए, उसी से कैसे बाहर का तो टेक्नोलॉजी के लेके आके हमारा देश के जो स्किल्ड लेबर, वो स्किल्ड लेबर और उद्योग के लेके सरकारी नेतृत्व में सरकार के द्वारा उद्योग लेके जो इंडस्ट्री का पहले था वो इंडस्ट्री को धीरे धीरे आगे बढ़ाते थे, तो आज देश का इतना हाल होता नहीं। आप चाइना में देखिए, जापान में देखिए, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना ध्वंस प्राप्त एक देश कैसे अपना जो लेबर फोर्स, अपना स्किल लेबर, अपना टेक्नोलॉजी को उद्घाटन करके आज सारा दुनिया का जो बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और कार इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री को वो सारा दुनिया में उसको जो प्रोडक्शन को बेच रहा है। चाइना की है, चाइना छोटे छोटे उद्योग लिया है, घर घर उद्योग के कारण से उधर अनएम्प्लॉयमेंट एकदम बिल्कुल बहुत कम है और उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। इधर कोई उद्योग नहीं है। आप देखिए जहां से कारखाना थे, पश्चिम बंगाल में जो जूट इंडस्ट्री था वो खत्म हो गया, पश्चिम बंगाल में जो चाय बागान वो खत्म हो गया, फिर छोटे छोटे जो उद्योग था जैसे पश्चिम बंगाल में कलकत्ता का अपोजिट किनार में, गंगा के अपोजिट किनार में, पश्चिम किनार में जो हावड़ा शहर बोलते हैं, वो हावड़ा को भारत की शेफील्ड बोलते थे। घर घर उद्योग था, 2-3 आदमी मिलकर छोटे छोटे स्पेयर पार्ट सब वगैरह तैयार करते हैं। उसको कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, खत्म हो गया। कानपुर में टेनारी देखिए, कानपुर का टेनारी, चेन्नई का जो टेनारी, सारी जो चर्म उद्योग सारी खत्म हो गया। कहाँ उद्योग बाँचे हैं? उद्योग तो देश में केवल निर्माण शिल्पों के ही उद्योग बोलते हैं, घर बनाने का, घर बनाने के उद्योग, ये तो बाहर से पैसा आ रहा है और इसी कारण से ही घर बना रहे हैं। और ये जो स्लोगन दिया था मोदी जी, जो स्किल इंडिया, असली बात है स्किल इंडिया का स्लोगन ऐसा ही था, जो देश से स्किल्ड लेबर बनाना है, आईटी सेक्टर में लेबर बनाना है और ये लेबर को टेक्नोलॉजी को थोड़ा जानने वाला लेबर बनाना है, जो मिडिल क्लास से ही आते हैं, जो पॉलिटेक्निक पढ़े हैं, इंजीनियरिंग पढ़े हैं। कारण क्या है, एक कम पैसा में, जैसे अमेरिका में एक आईटी सेक्टर का जो काम करते हैं, मान लीजिए उसको 5 लाख रुपया देना है उसका देश का न्यूनतम मजदूरी से, और भारत से उसको जो टेक्निकल एक्सपर्ट को लेके जा रहा है उसको 2 लाख रुपया मिलते हैं इंडियन मनी में, मान लीजिए। यही जो रेशियो होता है। अच्छा, देश से शिक्षित जो एजुकेटेड, जो टेक्नोक्रेट एडुकेटेड आदमी देश में काम करने का कोई स्पेस नहीं है, वो बाहर जा रहा है। इसको बहुत पहले भी ब्रिटिश के पीरियड भी रजनीकांत दत्त जो वामपंथी आंदोलन का नेता था लंदन में, वो बोलते ब्रेन ड्रेन। भारत की जो ब्रेन का ड्रेनेज हो रहा है, भारत की जो साइंटिफिक स्टडीज करना, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, सभी बाहर में है। अमेरिका चला गया, यूरोप में चला गया, देश में वो लोग नहीं है। देश में उद्योग को खत्म कर दिया और जो छोटे छोटे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो टेक्नोलॉजी में मजदूर का काम भी मिल रहा नहीं। जो ऑटोमेशन आ गया, ऑटोमेशन तो आ रहा है बाहर से, हमारा तो उद्योग नहीं है। ये मजदूर का काम खत्म हो गया ऑटोमेशन से कारण से। फिर भी सारी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री भी हमारा नहीं है, फर्टिलाइजर को बाहर से लेके आना पड़े, कोई उद्योग नहीं है। ये आर्थिक न्याय का खिलाफ है। पहले जो 1950 साल के समय से देश स्वाधीन होने के बाद जो अपना डेवलपमेंट, अपना टेक्नोलॉजी को उद्घाटन किया, ये धीरे धीरे एक पूंजीपति वर्ग, वो अंतरराष्ट्रीय जो कॉर्पोरेट हमारा देश का उद्योग को खत्म किया है। इससे बचने के लिए एक बहुत संघर्ष का जरूरी है।
संघर्ष का मीन भी यही बोल रहा हूँ, सरकार के पास के मांग रखना है, जो तुम बड़े बड़े कोऑपरेटिव करने का सुযোগ दो, बैंक से लोन दो, यूथ को कोऑपरेटिव बनाएंगे, कोऑपरेटिव से कंपनी जॉइंट्स, अकेला पूंजीपति के पास पैसा नहीं है, सब कोऑपरेटिव करके बड़े बड़े उद्योग बना सकते हैं। हमारा देश में एक्सपेरिमेंटेड है, बड़े उद्योग जैसे अमूल कोऑपरेटिव हुआ है, ये सब बहुत बड़े बड़े कोऑपरेटिव देश में है, हुआ था, उसको जानबूझ के खत्म किया है। केवल कोऑपरेटिव सिस्टम, हमारा संविधान में जो कोऑपरेटिव का एक प्राविधान है, वो हमारा जो संविधान में रखा है, इसी कारण से रखा है, जो आर्थिक न्याय के कारण से। आज कोऑपरेटिव सारे सेक्टर के कोऑपरेटिव खत्म कर दिया, कोऑपरेटिव बैंक को खत्म कर दिया। ये जो साजिश होता है, जो कॉर्पोरेट का साजिश ने आज का सरकार देश को जो हाल में पहुंचा दिया है, इससे कैसे हम लोग बचेंगे? हमारी जो नया पीढ़ी, जो यूथ, जो किसान कैसे बचेंगे? एक संविधान के कारण से ही हमको कोऑपरेटिव करना है। संविधान में कोऑपरेटिव का अधिकार हमको दिया है, और संविधान का कोऑपरेटिव का देखभाल करने का जो कोऑपरेटिव का मेंबर होगा, उसको एब्सोल्यूट राइट होना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे गांव तक। और एक गांव में भी एग्रीकल्चर सेक्टर में कोऑपरेटिव का डेवलपमेंट हो जाए, तब भी गांव में जो सरकारी स्कूल चलाने का भी जो गांव का किसान, गांव का मजदूर वो मांग करेंगे। नहीं, इधर कोई पूंजीपति का उद्योग से स्कूल चलेगा नहीं। एक सामग्री रूप से है, आर्थिक सामग्रिक रूप से ही बचेगा ये। फिर भी बहुत कुछ आज देश में सबसे बड़ा काम है कोऑपरेटिव को डेवलप करना। फिर भी हम लोग देख रहे हैं, जो इसीलिए संविधान में इंदिरा गांधी समय जो संविधान में सोशलिस्टिक सोसाइटी की बात किया है, एक समाजवादी चेतना का बात किया है। आर्थिक रूप से समाज के बैंक होगा, समाज के हाथ में उद्योग रहेगा, समाज के हाथ में जमीन का हिस्सा रहेगा, वो सारी खत्म करने का आज हमारा सामने यही रास्ता है। हम लोग सरकार के पास मांग करना और छोटे छोटे कोऑपरेटिव को उद्योग लेना चाहिए, और सरकार को बाध्य करना है जो सरकार कोऑपरेटिव के इन्वेस्ट करे। जो बड़े बड़े पूंजीपति का लाखों लाखों करोड़ रुपया मुकुब नहीं है, कोऑपरेटिव के पास पैसा दो। एक नहीं करेंगे, आज देश बचेगा नहीं। अगुवाई 5 साल 10 साल के अंदर देश का जो श्रीलंका हुआ था, वो तो हुआ बहुत देश में, अफ्रीकन कंट्री में भी ऐसा हो रहा है, वो भी भारत में इसी दिशा में भारत जा रहा है। और जो बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं आर्थिक उन्नति होगा, ऐसा हो रहा है। अरे देश में जीडीपी बढ़ रहे हैं, जीडीपी किसको बढ़ रहे हैं? अदानी अंबानी को जीडीपी बढ़ने का, देश का जीडीपी बढ़ सकते हैं? लाखों लाखों करोड़ लूट रहा है ये लोग कॉर्पोरेट, और हमारा जो बच्चों के पास घूमने का, पढ़ने का कोई पैसा नहीं है, कोई उद्योग लेने का पैसा नहीं है। पहले जो सरकारी अनुसार भी छोटे छोटे उद्योग कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हैं, गांव का छोटे छोटे यूथ को जो पॉलिटेक्निक किया है, जो इंजीनियरिंग पास करके छोटे छोटे उद्योग से आगे बढ़े हैं। आज नया दृष्टिकोण से संविधान को हमको पुनर्जीवित करना एक सवाल है। हम लोग को बातचीत करने का कारण है, संविधान में सारी प्राविधान था, इसको हमको पुनर्जीवित करना है। पुनर्जीवित करने के कारण, हाँ, इसको हमको आंदोलन शामिल करना है, हम लोग का प्रोजेक्ट तैयार करना है। हमारे पास संविधान के जो कोऑपरेटिव का आधार है, संविधान में जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का आधार है, इसी से हमको आगे नहीं बढ़ेंगे। आर्थिक न्याय बहुत बहुत दूर चला जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, देश युवा भ्रष्ट हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, देश का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जिसके देश का जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो इंडिया में रहने नहीं चाहते हैं, वो कैसे रहेगा? हाँ, उसका साइन, वो तो केवल टेक्नोक्रेट होने के नहीं है, वो साइंटिस्ट होने के लिए सब बाहर चला जा रहा है, उधर से रिसर्च कर रहा है। और बड़े बड़े अमेरिकन कंपनी, यूरोपियन कंपनी, ये हमारा देश के जो मेधा होता है, मेरिट होता है, वो मेरिट को खरीद करके उसको नौकरी दे रहा है, और उसी मेरिट से जो पैदा हो रहा है वो पेटेंट लेके वो दुनिया में बेच रहा है। और हमारी देश का युवा
जाके वो देश को समृद्ध कर रहा है, और हमारा देश से ये युवा चला जाके हमारा देश को गरीब से गरीब हो रहा है, देश को आर्थिक जो है बर्बाद हो सही रहा है। बोल रहे हैं आप। सही बोल रहे हैं मांझी साहब। असल में जैसा कि मांझी साहब ने बताया कि इस समय निर्माण उद्योग पर ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, जैसा मैं शुरू में भी कहा कि एक ऐसा देश जहां की 80% से अधिक जनसंख्या गरीबी में रहती हो या कम पैसे में करती हो, और रिच वर्ग एक कम जनसंख्या वाला हो, तो वहां पर जब देश आजाद हुआ तो स्थिति ऐसी ही थी। और वैसे भी कृषि प्रधान देश रहा है। 80% 70% पॉपुलेशन जो है गांव में निवास करती थी। अब आज थोड़ा जरूर शहरों में बढ़ गई है, शहर बड़े भी हुए हैं, आदमी शहर में ज्यादा रहने लगा है, लेकिन देश आजाद जब हुआ था तो 80% लोग गांव में रहते थे। और शिक्षा और रोजगार सभी की स्थिति खराब थी। तो जब जहां पर एक आम जनसंख्या जो कि 70 से 80% जनसंख्या हो, उनके पास इतने धन संपदा का इतना अभाव हो कि वह अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, ना ही प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चों का इलाज करा सकते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य। मतलब आप उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, फ्री, मैं नहीं कहता हूं फ्री दीजिए, लेकिन कम से कम पैसे में दीजिए। अच्छा तो यह है कि बेसिक शिक्षा तो फ्री मिलनी चाहिए, लेकिन अगर फ्री नहीं हो सकती तो बहुत ही नॉमिनल फीस हो, जिससे कि आम आदमी अपने बच्चों को वहां पढ़ा सके। और उनके बच्चे, परिवार के लोग जब बीमार पड़े तो एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल फैसिलिटी उनको अच्छे अस्पतालों में मिल जाए। ये सुविधाएं कम से कम मैं समझता हूं कि हर फैमिली जो है ये चाहती है। अगर ये दो चीजें हो और बाद में उस शिक्षा के अनुसार उनको रोजगार मिल जाए, तो ये देश जो है, जो कहते हैं ना कि सब विकास हो रहा, सबका साथ सबका विकास, तो वास्तव में सबका साथ सबका विकास होगा। अभी तो मांझी साहब ने सही कहा कि जो विकास हो रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर का, तो वो खाली कुछ पूंजीपतियों को हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, तो वो, और जो पूंजी, जो खरबपति हैं, बिलियनर हैं, उनकी जो संख्या है हर साल बढ़ रही है, जिसमें कि 94 खरबपति तो मात्र 2023 में बढ़े हैं। तो इसलिए ये जो ग्रोथ हो रही है वो आसमान हो रही है। उसी की वजह से जो गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, और ब्रिटिश टाइम से भी ज्यादा बदतर स्थिति में ये देश चला गया है। निर्माण होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, लेकिन यदि जहां की बड़ी आबादी गरीबी में हो, तो वहां सरकार का काम जो है बड़ी बड़ी इमारतें बनाना नहीं होना चाहिए। वहां उनकी प्राथमिकता में ये होना चाहिए कि वो इमारतें चाहे भले बड़ी अट्टालिकाएं ना बने, लेकिन छोटी बने, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा ना हो जो कि रात में जब सोए तो उसके सर पर छत ना हो। ये होना चाहिए। हमारे पास भले ही बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां ना हो, लेकिन कम से कम हमारे आम आदमी के पास इस तरह की बसें हों, सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाए, रेलगाड़ियां उपलब्ध कराएं, जहां पर वो बहुत ही नॉमिनल खर्चे में, कम से कम खर्चे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन आज ये हो रहा है कि रेलगाड़ियां जो सामान्य लोगों के लिए होती हैं, जो जनरल कंपार्टमेंट वाले होते हैं, पहली बार तो जनरल कंपार्टमेंट घटते जा रहे हैं, ज्यादा जो है रिजर्व कोटे डिब्बे बढ़ते जा रहे हैं। अब वो भी अब एसी डिब्बे ज्यादा हो जा रहे हैं। तो जिसमें आम जनता चलती, तो उनकी तो संख्या ही कम होती है, और होती भी है, जो होते हैं तो गाड़ियों की भी संख्या इस तरह से बहुत कम हो गई है। तो ये, और वही आप देखिए तो बस में है, जो रोड ट्रांसपोर्ट में है, आपको जो है ज्यादा अब जो है प्राइवेट जो सेक्टर की बसें आपको मिलने लगेंगी, जो वातानुकूलित होती हैं, उन पे ज्यादा पैसा होता है, तो जो पैसे वाला आदमी जा सकता है, लेकिन आम आदमी नहीं जा सकता है। और अब तो सरकार भी उस तरह निकालने लगी है वातानुकूलित बसें, लेकिन प्राइवेट में, मैं नहीं कहता हूँ कि आपके पास पैसा है, कमाई है, तो आप वातानुकूलित बसें भी बनाइए, वातानुकूलित ट्रेन बनाइए, लेकिन वो जो अगर आप बना रहे हैं, तो जो आम जनता के लिए जो वातानुकूलित बसों का या ट्रेन का किराया नहीं उठा सकते हैं, तो कम से कम उनके लिए भी बड़ी संख्या में बसों का निर्माण होना चाहिए, ट्रेन का निर्माण होना चाहिए। और इसी प्रकार से जाड़े के समय
आप देखते हैं कि एक ओर तो बड़े बड़े महल जैसे ऊंची ऊंची इमारतें हैं जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनका एक घर तो रहने के लिए, 10 घर उनके खाली पड़े इन्वेस्टमेंट के लिए डाल रखा, वहीं पर हमको जो है रैन बसेरे बनाने पड़ते हैं। सब लोग नहीं बनाते हैं, उनमें हर गरीब को जगह भी नहीं मिलती। रैन बसेरे भी जो बनते भी हैं सरकार की ओर से बनाए या स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से बनाए, तो वो भी बहुत कम संख्या में। अब सोचिए रैन बसेरे क्या होते हैं, मतलब वो व्यक्ति जो शहर में होते हैं जिनको रात में सोने के लिए जगह नहीं है और दिन में मजदूरी की है, तो किसी प्रकार से रात अपनी काट लें। तो आप सोचिए अगर इस तरीके की स्थिति इस देश की है, तो इसका मतलब है कि हम आर्थिक न्याय में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, संविधान निर्माताओं ने रखा था, हम उस आर्थिक न्याय को प्राप्त करने में बहुत पीछे रह गए हैं। हम एक तरीके से पीछे ढकेल दिए गए हैं। क्यों? तो इसलिए अब एक ही रास्ता है। ऐसा तो नहीं कि बहुत आसान रास्ता है, जैसे कि जो स्थिति चल रही है कि सब कुछ जो एक बार पूंजीपतियों के समर्थक वर्ग जो चाह रहा है वही होता जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो, हमारे सामने पास जो है भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिनके द्वारा आर्थिक न्याय की बात की गई है। बस जरूरत है कि उन प्रावधानों को लागू करने के लिए और उन प्रावधानों को लागू करने के लिए जहां जहां जो गड़बड़बाजी हुई है उनको दूर करने के लिए हमें जन आंदोलन ही हमारे पास एकमात्र रास्ता है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जन आंदोलन करें, सरकार पर दबाव बनाएं, चुनाव के समय जो उन पर दबाव बनाएं, ताकि आर्थिक न्याय का जो लक्ष्य है संविधान में दिया हुआ उसको पूरा किया सके, उसको प्राप्त किया जा सके। इसी के साथ मैं आज की चर्चा को समाप्त कर रहा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।